भजनलाल शर्मा के भरतपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सर्किट हाउस में सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों की इस दौरान सीएम ने फटकार भी लगाई है। परिवादी की समस्या सुनकर बिजली विभाग के अधिकारी को सीएम ने मौके पर ही क्लास लगाई और कहा कि बुजुर्ग आदमी किराया खर्च कर यहाँ पर आया है, लाइन में लग कर धक्के खा रहा है। अगर बिजली की कोई समस्या आएगी तो आप जिम्मेदार होंगे। तुमको दर्द ही नहीं होता है, वो बुजुर्ग आदमी आया है, संवेदना रखो थोड़ी सी जनता के बीच में। सीएम ने ये फटकार लगाई बिजली विभाग के अधिकारी की। किसके लिए लगाया है तुमको, ये ध्यान रखा करो, इन्हीं की वजह से आपको रोटी मिल रही है। ये बात सीएम भजनलाल शर्मा ने कही। छोटी मोटी समस्याएं जिनको आप कर सकते हो उनका समाधान नहीं कर आदमी की तुमको दर्द नहीं होता है इनका, ये इतना धक्का खा रहा है, वो बेचारा बुजुर्ग आदमी आया है, कुछ नहीं है। संवेदना रखो थोड़ी सी जनता के बीच में, इसके लिए लगाया तुमको, ये ध्यान रखा करो, किसी की इन्हीं की वजह से आपको रोटी मिल रही है। और हमारे सहयोगी अजय जुड़ गए हैं इस खबर पर। अजय, सीएम के पास जब एक बुजुर्ग आदमी अपनी समस्या लेकर पहुंचा तो मुख्यमंत्री बिजली विभाग के अधिकारी पर जमकर भड़के और संवेदना रखने की उन्होंने बात कही। एक बार फिर से बताइए क्या हुआ, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल नंदिनी, देखिए ये भरतपुर शहर में आज मुख्यमंत्री का दूसरा दिन है और दूसरे दिन वह सर्किट हाउस में आज जन सुनवाई कर रहे थे, जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। उस दौरान एक 75 वर्षीय बुजुर्ग जो कि विद्युत समस्या से ग्रसित था, जिसकी विद्युत की कोई समस्या थी, उसको लेकर उसने एक लेटर मुख्यमंत्री को दिया। मुख्यमंत्री ने जब तत्काल उस समस्या को पढ़ा तो वो समस्या कोई मामूली लगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल विद्युत विभाग के जो अधिकारी खड़े हुए थे उन्हें कड़ी फटकार लगाई कि ये बुजुर्ग 100 रुपए खर्च करके यहाँ तक पहुंचा है, अगर इसकी समस्या का निदान वही हो जाता तो यहाँ तक नहीं पहुंचता। इसको लेकर उन्होंने कड़ी फटकार लगाई और उसको भी आश्वासन दिया गया है इस चीज के लिए बुजुर्ग को कि इसकी समस्या का जो समस्या है उसका तत्काल समाधान कराया जाए। जी बिल्कुल। ये जो जन सुनवाई हुई भरतपुर में मुख्यमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री ने कई लोगों की समस्याओं को सुना अजय, और बड़ी संख्या में लोगों ने भी अपना विश्वास सीएम पर जताया जो उनकी समस्याओं को लेकर पहुंचे यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए क्योंकि वहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, जब जन सुनवाई की जा रही तो बारी बारी से सभी लोगों के सीएम जो ज्ञापन है वो सीएम ने लेते। करीब 1 से 1.5 घंटे, करीब 2 घंटे सीएम को उस जन सुनवाई में लगे, लोगों की एक एक समस्या को सुना। तत्काल उनके साथ अधिकारी चल रहे थे, कलेक्टर भी वहां मौजूद थे, तमाम जो सीएम से अधिकारी उनके साथ मौजूद थे उनको ज्ञापन देते गए। लेकिन कहीं पर ऐसा लगा कि किसी की छोटी समस्या है और वो इतनी दूर से यहाँ जन सुनवाई में पहुंचा है तो तत्काल उस अधिकारी को निर्देशित किया। लेकिन विद्युत विभाग की कहीं ना कहीं एक छोटी से छोटी जो समस्या होती है उसके चलते आमजन काफी परेशान होते हैं, जैसे कि उन्होंने घर में विद्युत कनेक्शन लेना है और मुख्यमंत्री का जो गुस्सा है वो सबके सामने यहाँ पर निकला, क्योंकि सीएम खुद देखकर कहीं ना कहीं परेशान हुए कि इतनी संख्या में बुजुर्गों को इस तरीके से आना पड़ रहा है। एक बुजुर्ग किराया लगाकर अपनी छोटी सी समस्या को लेकर आया है, मतलब बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो सुनते नहीं है लोगों की, तो इसीलिए सीएम ने फटकार लगाई। शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम भजनलाल शर्मा भरतपुर के दौरे पर रहे और इसी दौरान सच बेधड़क से सीएम भजनलाल शर्मा की खास बातचीत हुई है। विकसित राजस्थान के विकास पर सीएम ने सच बेधड़क से कहा कि राजस्थान को विकसित करना हर नागरिक का कर्तव्य है, कल्पना के आधार पर मेहनत करनी पड़ती है। सुनिए क्या कुछ कहा। सुबह वॉक करें या रात को 12 बजे राइजिंग राजस्थान में रहें, फोकस एक ही है कि विकसित राजस्थान के सपनों को कैसे साकार करना है। देखिए, ये तो राजस्थान के हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि उसका राजस्थान कैसे विकसित हो, उसकी कल्पना पर कल्पना करनी पड़ती है और उसी हिसाब से परिश्रम और मेहनत। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर दौरे पर हैं। जयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। उन्होंने कहा राष्ट्रीय इकाई तय करेगा उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम को लेकर मैं जाऊंगा दिल्ली और फिर होगा अंतिम फैसला। हरियाणा में हैट्रिक लगाने से राजस्थान के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। वहीं बीजेपी भारी जोश के साथ राजस्थान उपचुनाव के मैदान में उतर रही है।
संगठनात्मक बैठे हैं। अब चुनाव तो किसी भी समय हो सकता है, आसन्न है। ये तो चुनाव आयोग के ऊपर है कि चुनाव की कब घोषणा करें। तो अब हम लोग कुछ न कुछ तो चुनाव के संदर्भ में निर्णय लेंगे ही ना। उसी दृष्टि से सभी वरिष्ठ राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक औपचारिक रूप से बातचीत करने के लिए हम नहीं, हमारे यहाँ ये सब सिस्टम नहीं होता। हमारे यहाँ कोई भी नाम लोकल स्तर पे घोषित नहीं किए जाते। हम लोग एक टीम बनाते हैं, एक सूची बनाते हैं ऐसे जो प्रमुख लोग हो सकते हैं, फिर उनकी सूची हमारी राष्ट्रीय इकाई को दी जाती है। हमारे यहाँ ये सारे फैसले किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिए जाते, सिस्टम के द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति से लिए जाते हैं। यहाँ बातचीत करके मैं नाम ले जाऊँगा, ऊपर बातचीत करके हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो उन नामों में से कोई नाम फाइनल करेंगे। यह उनका सर्वाधिकार है और हम सब उनके राष्ट्रीय नेताओं के निर्णय के साथ हमारे सारे कार्यकर्ता नीचे से लेकर ऊपर तक उनके साथ मजबूती से खड़े होते हैं, जो कोई भी नाम हो। नहीं, हरियाणा का नतीजा तो आना ही था। आप लोग क्यों मान रहे थे कि हरियाणा का नतीजा खराब होने वाला है? मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं। हम लोग पहले से ही सुनिश्चित थे कि हरियाणा का नतीजा बहुत अच्छा आएगा। ये स्वाभाविक है, कार्यकर्ता जब जीत मिलती है तो उत्साहित होता ही है। हमारा कार्यकर्ता है, भावुक होता है, भावनाओं से बढ़ करके रखता है। राजनीति के बदले में कुछ पाता थोड़ी है, सेवा करता है, मेवा कहाँ उसको मिलता है। तो जब उसको लगता है कि संगठन की जीत हुई, माननीय मोदी जी का सम्मान और उनका पूरी दुनिया में अस्तित्व बढ़ा, तो उसे खुशी होती है, उसके अंदर एक उत्साह का सृजन होता है और स्वाभाविक रूप से उसका असर चुनाव पर पड़ता है। मैं कैसे मना करूँगा, पड़ता है। अब कांग्रेस खड़ा कर ले अपनी प्रत्याशी। जीत तो उनको हरियाणा में पक्की लग रही थी। हरियाणा के बारे में वो कह रहे थे कि 90 में से 60, 65, 70 से कम तो हम जीतेंगे ही नहीं। उनकी जो मुख्य स्पोक्स पर्सन थी, महिला, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा था कि 20 सीट से ऊपर भाजपा की आ जाए तो मेरा नाम बदल दिएगा। तो जब वो लोग जनता से इतने कटे रहते हैं और ज़मीन से इतने छटे रहते हैं, अपने कार्यालयों में बैठ करके अपने सपनों की दुनिया में निर्णय लेते हैं, तो इसी प्रकार की बातें करते हैं। हम तो हवा में जीने वाले आदमी नहीं हैं। आप तो मुझे खुद देख रहे होंगे, पिछले 2 महीने में मैं हर विधानसभा में खुद जा चुका हूँ। माननीय अध्यक्ष जी जा चुके, माननीय मुख्यमंत्री जी जा चुके, हमारे माननीय अन्य मंत्रीगण जा चुके। तो हम लोग तो जमीन से सूचना लेकर जमीनी धरातल पे काम करने वाले लोग हैं। उनके कहने से जनता थोड़ी चलती है। पूर्व सीएम इसी योग्य होते तो जब इतनी ऐतिहासिक तरीके से चुनाव हार रहे थे तो उसी का मूल्यांकन कर लिए होते। अभी तो वो ये भी नहीं बता पाए हैं कि 2023 में इतनी ऐतिहासिक हार उनको मिली क्यों थी। पहले उसका स्पष्टीकरण दे दें और जनता के सामने तय कर दें कि अपने नाते हारे हैं या पायलट के नाते हारे हैं, डोटारा से नाते हारे हैं, या राहुल गांधी के नाते हारे हैं, या कार्यकर्ता नाराज थे इसलिए हारे हैं। उस पर टिप्पणी करें तो हम लोग को थोड़ा अच्छा भी लगे। मुझे नहीं मालूम है कि वहीं टॉक पे पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों की जमकर तारीफ की। उन्होंने अतिवृष्टि के कारण किसानों को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया है उसकी सराहना की है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा आपदा राहत के अंतर्गत ऐसे किसानों को जिनके जनहानि हुई है, पशु हानि हुई है, जिनके मकान ढह गए हैं और जितनी सड़कें टूट चुकी है, वो भी पूरे आपदा राहत के अंतर्गत पूरे राजस्थान में एक साथ ऐसी सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए, मरम्मत करने के लिए आपदा राहत के अंतर्गत अभी स्वीकृति जारी कर दी गई है। और मैं समझता हूँ कि सरकार किसी भी कोने तक जहाँ भी नुकसान हुआ वो किसानों को उसका लाभ मिले, सड़कें दुरुस्त हो, आम जनता को राहत मिले, ये सारी सुविधाएं राजस्थान की। वहीं जयपुर की आमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां जयसिंहपुरा खोर इलाके में गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले को लेकर जयसिंहपुरा खोर थाने पर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। पीड़ित समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आसपास के थानों का यहां जाब्ता भी बुलाया गया है। मौके पर उच्च अधिकारी अभी फिलहाल लोगों को समझाइश दे रहे हैं। मामले में 48 घंटे में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें अभी फिलहाल दबिश दे रही हैं।
गैंग रेप का मामला जयपुर के आमेर में सामने आया है। जयसिंहपुरा खोर इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर जो पीड़िता के समाज के लोग हैं उन्होंने थाने के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस मामले में पुलिस अभी तक 2 आरोपियों को पकड़ चुकी है। तो मामले में 48 घंटे के अंदर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन फिर भी पीड़िता के समाज के अंदर रोष है और न्याय की मांग की जा रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमें अब लगातार दबिश दे रही हैं। अभी फिलहाल विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को समझाया जा रहा है और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। जयसिंहपुरा खोर इलाके में थाने के सामने धरना दिया जा रहा है। तो आमेर में जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन, एक गैंग रेप के मामले को लेकर न्याय की मांग पर अड़े लोग। वहीं जैसलमेर के पोखरण से अब खबर आ रही है, जहां पर सेना के वाहन और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसे में 3 लोग घायल होने की सूचना के बाद घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया है। तो सेना का वाहन और एक गाड़ी आमने सामने से टकरा गए, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। सड़क हादसे में 3 लोगों के घायल होने की सूचना के बाद एम्बुलेंस के माध्यम से इन तीनों लोगों को अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया है। वहीं जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस विजयदशमी के अवसर पर करीब 25 जगहों पर पथ संचलन का आयोजन हुआ। प्रत्येक संचलन में करीब 150 से 500 स्वयंसेवक कदम से कदम मिलाते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरे। इस दौरान विभिन्न मोहल्ला विकास समितियों और सामाजिक संगठनों की ओर से स्वयंसेवकों के पथ संचलन पर पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शाम को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। इसे लेकर नगर पालिका ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, ईओ जोधाराम बिश्नोई ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और सभी व्यवस्थाओं को देखा। दशहरे पर करीब 45 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम प्रभजोत सिंह भी मौजूद रहे। वहीं बीकानेर में विजय के प्रतीक विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। जगह जगह रावण परिवार के पुतलों का आज शाम को दहन किया जाएगा और इसी कड़ी में बीकानेर के डॉक्टर कर्णी सिंह स्टेडियम, पॉलिटेक्निक कॉलेज और धरणीधर मैदान में रावण परिवार के पुतलों का दहन कर विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। यहाँ रावण के पुतले की लंबाई 85 फुट और मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों की 75 फुट लंबाई रखी गई है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयादशमी पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इस समय मैं बीकानेर के डॉक्टर कर्णी सिंह स्टेडियम में खड़ा हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो रावण परिवार के जो पुतले हैं वो यहाँ पर खड़े किए जा चुके हैं। एक तरफ देख सकते हैं सुपर्णखा का पुतला है, उसके बाद में मेघनाथ का पुतला है, उसके बाद में रावण है और कुंभकर्ण के पुतले हैं और यहाँ पर कुर्सियां वगैरह सब लगाई जा चुकी है। लोगों का आना जाना अभी शुरू होने वाला है और ये शाम तक ये जो पूरा जो पंडाल है ये भर जाएगा और यहाँ पर जो दर्शक है विजयादशमी के पर्व पर ये आसानी से लोगों का लुत्फ ले सकेंगे। यहाँ पर और क्या जो तैयारियां है, यहाँ जो बीकानेर जो दशहरा कमेटी है उनके सचिव है वीरेंद्र चावला हमारे साथ में। तो वीरेंद्र जी आप ये बताइए क्या क्या तो व्यवस्था है और इन पुतलों की क्या लंबाई चौड़ाई है? सबसे पहले तो मैं बीकानेर वासियों को दशहरा उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जैसा कि विदित है कि बीकानेर दशहरा कमेटी पिछले 68 वर्षों से दशहरा उत्सव का आयोजन डॉक्टर कर्णी सिंह स्टेडियम में करती आ रही है और इस वर्ष भी जो है दशहरा उत्सव का आयोजन कर रही है, जिसके लिए 3 पुतलों का निर्माण करवाया गया। रावण का 85 फुट का है और कुंभकर्ण और मेघनाथ के 75 फुट के पुतले हैं। तो ये थे वीरेंद्र चावला जो बता रहे थे यहाँ अभी किस प्रकार की तैयारियां हैं और इन तैयारियों को ये पिछले वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये करते आ रहे हैं
और ये बीकानेर का जो सबसे जो मुख्य उत्सव है जो आज यहाँ पर मनाया जाए। अब शाम को देखने वाली भीड़ है कितनी होगी और शाम के समय रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। कैमरा पर्सन महावीर के साथ राजपुरोहित के साथ श्याम मारू, सच बेहतर।